नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सबके लिए लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का नया टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है भारत और वैश्वीकरण। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और राजनीति विज्ञान और आपके एग्जाम के लिहाज से ही नहीं बल्कि आपकी आम लाइफ के हिसाब से भी, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन सभी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की कि वैश्वीकरण है क्या। देखिए, आज के समय में हम बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि सब कुछ पश्चिमी जगत की तरह हो गया, अमेरिका की तरह हो गया, यूरोप की तरह हो गया। हमारी जो लोकल कल्चर है वो समाप्त होकर के पश्चिमी देशों की तरह होती जा रही है। हमारा खान पान, रहन सहन, संस्कृति, भाषा, बोलचाल, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे सामाजिक परिवेश में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। इस वैश्वीकरण को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इसको हम कह सकते हैं विश्व का एकीकरण, दुनिया का एक हो जाना। आज के समय जो भौगोलिक दूरी है दुनिया के देशों में, दुनिया के महाद्वीपों में, उसका महत्व कम और बहुत कम हो गया है ना। पहले जब आप आम भाषा में बात करते थे, लोग बात किया करते थे, तो विदेश बहुत बड़ा शब्द होता था, विदेश गए, है ना। लेकिन आज के दिन विदेश एक सामान्य सी बात है। लोग अपनी पर्यटन, जो ट्रेवलिंग है, अपनी यात्रा, घूमने फिरने के लिए विदेश जाने लग गए, सामान्य सी बात। तो ये विदेश इतना दूर नहीं रहा आज के, यानी विश्व निकट आ रहा है, पास आ रहा है। और विश्व के निकट आना या पास आना जो है, उसी ने वैश्विक गांव के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है, ग्लोबल विलेज। ठीक है, ग्लोबल विलेज के इस कॉन्सेप्ट को उसने आगे बढ़ाया है। क्या ये वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण या वैश्विक गांव? तो इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। वैश्विक गांव का अर्थ है कि जैसे एक गांव के अंदर हमारे पुराने जो गांव थे, वर्तमान जो गांव थे, उस गांव के अंदर हर घर, परिवार, हर सदस्य वो दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होता था, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता था। इसी प्रकार आज के समय दुनिया एक गांव में बदल गई है, विश्व एक गांव के रूप में बदल गया है, जहां प्रत्येक देश, देश की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पूरे विश्व को प्रभावित करती है। इसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस वैश्वीकरण में काफी तेजी आई। उस तेजी के कुछ कारण थे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक घटना तो ये होती है कि दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी काम आएगा। तो दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती थी। दुनिया की जो पुरानी महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, जापान, ये दोयम दर्जे की शक्तियां हो जाती है, पहले की तरह महाशक्ति नहीं रहती है। और इन शक्तियों के स्थान पर दो बड़ी महान शक्तियां उभरती है। एक का नाम होता है अमेरिका और दूसरे का नाम होता है सोवियत संघ, है ना। अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी महाशक्तियां थी और इन दोनों महाशक्तियों के बीच में टकराव की स्थिति थी। टकराव किस बात की? टकराव था दुनिया पर प्रभुत्व जमाने का। किस बात का टकराव था?
प्रभुत्व कि दुनिया में वही एकमात्र बड़ी महाशक्ति रहे। अब चूंकि अमेरिका भी बहुत शक्तिशाली है और सोवियत संघ भी बहुत शक्तिशाली, दोनों के पास परमाणु बमों का, अणु बमों का जखीरा था, यानी कि अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस दोनों महाशक्तियां थी। दोनों महाशक्तियों में युद्ध होने का मतलब है कि दुनिया के सामने द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़ी समस्या आ सकती थी, और युद्ध में किसको कितना नुकसान हो इसका अनुमान लगाया जाना संभव नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच में डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन टकराव बना रहा, मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा। अमेरिका सोवियत संघ को और सोवियत संघ अमेरिका को कमजोर करने के लिए प्रयासरत रहे। बाकी जो दुनिया के देश थे उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए प्रयासरत रहे, अपने गुट में मिलाने के लिए प्रयासरत रहे। ऐसी स्थिति में जब डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ दोनों के बीच में, लेकिन युद्ध का वातावरण बना रहा, लोगों में युद्ध का भय बना रहा, दुनिया दो गुटों में विभाजित रही, तो इस स्थिति को नाम दिया गया शीत युद्ध। देखिए दोनों गुटों की कुछ अलग अलग विषय है। एक गुट अमेरिका के नेतृत्व में था, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में था, यानी कि इस गुट में बहुत सारे देश थे, इसमें बहुत सारे देश थे, लेकिन इसका लीडर अमेरिका था और इसका लीडर था सोवियत संघ। अब सोवियत संघ के बारे में मैं बता दूं कि हमारा एक चैप्टर इस साल डिलीट हो गया, लेकिन वो हम पढ़ चुके थे, और वो चैप्टर था मार्क्सवाद। तो ये सोवियत संघ का गठन हुआ था उस मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर ही हुआ था, यानी कि ये साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। जिसका मुख्य लक्ष्य था देश में, राज्य में, दुनिया में गरीबी को मिटाना, अमीर गरीब के बीच में जो भेदभाव है उसे मिटाना, सबको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करना। जो निजी संपत्ति थी, वैयक्तिक संपत्ति थी, उसको समाप्त करना और सारी संपत्ति समाज और राज्य के अधीन करना, ये इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। मजदूरों, किसानों, गरीबों को आकर्षित करने वाली ये विचारधारा थी, है ना। दूसरी ओर ये विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा। देखिए पूंजीवाद, उदारवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पूंजीवादी विचारधारा थी जो ये चाहती थी कि समाज में पूंजी का निर्बाध प्रयोग हो, लोग जो कमाए वो कमाए, जितना जैसे रहना चाहे रहे, अपनी पूंजी को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाए, या नुकसान होता तो वो जाने। अब इस गुट की खासियत थी, एक तो अमेरिका शक्तिशाली देश था, बाकी इसमें जो जुड़े हुए देश थे उसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ये भी थी। तो यहां इस गुट के जो देश थे उनके पास पूंजी ज्यादा थी, पैसा ज्यादा था, जबकि यहां पर एकमात्र सोवियत संघ था जो शक्तिशाली देश था और उसके पास भी इतनी ज्यादा पूंजी नहीं थी। तो दोनों की मूल विशेषता थी, ये पूंजीवादी थे, ये साम्यवादी विचारधारा पर। साम्यवादी विचारधारा की विशेषता क्या थी? ये शोषण के विरुद्ध थी, आर्थिक समानता की बात करती थी, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की बात करती थी, लेकिन इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी थी नौकरशाही। क्यों? क्योंकि सारे काम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं करता है, निजी संपत्ति को अलाउ ही नहीं करता है, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ ही नहीं करता। तो सारे काम किसको करना है? सरकार को। और सरकार किसके माध्यम से करती है? नौकरशाही के माध्यम से। तो इसकी एक समस्या थी, इसकी नौकरशाही, और दूसरी समस्या थी कि लोकतंत्र के जो मूलभूत गुण थे वो सुविधाएं यहां नहीं मिलती थी, जैसे स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, राजनीतिक अधिकार, वो यहां पर संभव नहीं थे। दूसरी ओर इस पूंजीवादी गुट की विशेषता थी
ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता था, है ना, लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार इसमें सुरक्षित थे। लेकिन यहां समस्या थी आर्थिक असमानता। आर्थिक समानता, आर्थिक विषमता यहां पर बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस गुट को लगता था कि अगर दुनिया में जहां भी आर्थिक असमानता, विषमता, गरीबी, भूखमरी होगी, वहां स्वाभाविक तौर पर ये जो विचारधारा है ये लोकप्रिय होने लग जाएगी। क्योंकि गरीब आदमी, शोषित आदमी, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा सबको समानता मिले, और इस वजह से डायरेक्टली इसकी ओर अट्रैक्ट होता चला जाएगा। अब इस समय क्या था कि हमारा जो यूएनओ है वो तो अवस्थित था, और यूएनओ में अमेरिका भी शामिल था, सोवियत संघ भी शामिल था, और ये यूएनओ दोनों के टकराव का एक गढ़ बन गया था। लेकिन कुछ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करती थी, और वो संस्थाएं थी जैसे गेट समझौता, सामान्य वित्तीय और व्यापार जो समझौता था वो। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी फुल फॉर्म थी। इसके अलावा आर्थिक जो मुख्यालय या आर्थिक कोष है वहां पर भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, वहां पर भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहां पर भी ये जो सोवियत देश है उनका यहां पर प्रतिनिधित्व नहीं था, और ये दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं थी, और इन पर अधिकार था इन पूंजीवादी देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का था। तो इन्होंने इन संस्थाओं के माध्यम से ये प्रयास किया कि दुनिया में गरीबी, भूखमरी को ज्यादा फैलने ना दिया जाए, ताकि ये विचारधारा विकसित ना हो पाए। दूसरी ओर सोवियत संघ के पास इतने संसाधन नहीं थे कि ये गरीब देशों को, पिछड़े देशों को सबकी सहायता कर सके, क्योंकि यहाँ तो एक अकेला संपन्न देश यही था, और ये भी इतना ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। तो इस वजह से जो पूंजीवादी गुट है, अमेरिकी गुट है, ये आगे बढ़ता गया, और ये गुट कमजोर होता चला गया। आगे बात करते हैं, जो फेमस घटना हुई, और ये आप सबको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा के लिए, 1991, ये इंपॉर्टेंट सन था जब इस शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध का अंत किससे होता है, उसका कारण है सोवियत संघ जो है उसका विघटन। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1951 में। वही सोवियत संघ जो इस सोवियत साम्यवादी विचारधारा का नेता था, साम्यवादी गुट का नेता था, शीत युद्ध में अमेरिका का दूर विरोधी था, उस सोवियत संघ का ही विघटन हो जाता है। और क्यों हो जाता है, उस समय उनके जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गार्बाचोव, उन मिखाइल गार्बाचोव ने जो रूसी भाषा के शब्द है, अब ब्रिटिश इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की दो पॉलिसियां अपनाई। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, मैं इस शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कभी कंपटीशन में आए तो आपको पता रहे, जिसका मतलब होता है उदारीकरण और वैश्वीकरण।
याद रखिए, ये उदारीकरण पूंजीवाद की मुख्य विचारधारा है ना। तो ये सोवियत संघ में, सोवियत जो देश है, साम्यवादी जो देश है, वहां पर इस उदारीकरण की विचारधारा को प्रवेश देते हैं और कहते हैं उदारीकरण और वैश्वीकरण आज के समय के साम्यवादी युग की आवश्यकता है। यानी कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं थी अब तक पूंजीवादी देशों के लिए खुली हुई नहीं थी, बंद थी। अब तक उद्योगपतियों के लिए बंद थी। अब तक जहां पूंजीपतियों का प्रवेश निषेध था, व्यक्तिगत पूंजी की कोई वैल्यू नहीं थी, उसका कोई महत्व नहीं था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां पर पूंजीवाद की शुरुआत होती है, वहां पर वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। यानी कि ये साम्यवादी देश अब दुनिया के दूसरे पूंजीवादी देशों से संपर्क स्थापित करते हैं, वहां आवाजाही होती है, उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण मूलतः पूंजीवादी देशों की विचारधारा है, ये सोवियत संघ ने अपना लिया, तो इससे सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसकी विचारधारा का ही अंत हो गया। 91 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, दुनिया एक ध्रुवीय विश्व में बदल गई। यानी कि दुनिया का एकमात्र नेता रह गया, वो था अमेरिका। अब क्या होता है कि जो अमेरिकी गुट के देश होते हैं, पूंजीवादी जो देश होते हैं, वो भी जो साम्यवादी देश है, इन साम्यवादी देशों के बाजारों का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक इनकी एंट्री वहां नहीं थी। अब ये चाहते हैं साम्यवादी देशों के बाजारों पर भी ये नियंत्रण करे, वहां से भी ये मुनाफा कमाए, वहां पर भी इनकी कंपनियां काम करे, वहां पर भी इनके प्रोडक्ट बिकने लग जाए। दूसरी ओर साम्यवादी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण था कि उन्हें अमेरिका और बाकी पूंजीवादी देशों का सपोर्ट मिले, जिससे उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ सके, उनके देश में वो पैसा लगाए, जिससे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, बिजली, इनका विकास हो सके। और इन दोनों वजह से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के देश काफी निकट आ गए, और इसने इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति दे दी। जो बाधाएं थी दोनों गुटों के बीच में, वो समाप्त हो गई और वैश्वीकरण काफी तेज हो गया। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। देखिए, हमने बात कर ली कि वैश्वीकरण कहां से कैसे शुरू हुआ, वैश्वीकरण में होता क्या है, तो वैश्वीकरण है क्या, सबसे पहले तो हम समझे। तो मैंने आपको फिर बता देता हूं, वैश्वीकरण बोले तो विश्व का एकीकरण, यानी दुनिया का एक होना, वैश्विक गांव में बदलना। जो भौगोलिक दूरी थी जिसकी वजह से एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित नहीं करती थी, अब उस दूरी का महत्व बहुत कम हो गया। आज हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी देश का प्रोडक्ट हमारे आसानी से मिल जाता है, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, इतना इजी है। वो यहां तक कि उनका प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनकी पुस्तकें, उनके लोग, उनकी पूंजी, ये सब आसानी से हमारे यहाँ है। और हमारी जो इसी प्रकार हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारे लोग, हमारी पूंजी विदेशों में है। कई सारे देश जैसे कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में भारतीय बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी वहां पर भारतीयों की है। तो यानी कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण में बहुत सारी चीजें शामिल है। सबसे पहले तो होता आवागमन, आवागमन, आवाजाही। किन किन चीजों की आवाजाही आती है वैश्वीकरण के अंतर्गत, लोगों की आवाजाही, यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, भौगोलिक दूरी का अब महत्व नहीं रहा। आवाजाही है पूंजी की, पैसे की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां
बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में पैसा लगा रही है, कई सारी भारतीय कंपनियां विदेशों में जाकर के पैसा इन्वेस्ट कर रही है। आज हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर यानी अमेरिका का एक नागरिक भी भारतीय कंपनी में आसानी से निवेश कर सकता है, और इंडियन नागरिक आसानी से जो अमेरिकी कंपनी है वहां निवेश कर सकता है। यानी पूंजी की आवाजाही बढ़ी है इससे, आवाजाही बढ़ी है इससे वस्तुओं की, है ना। जो प्रोडक्ट है एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंच पा रहे हैं, वस्तुओं की आवाजाही बढ़ी है। आवाजाही बढ़ी है विचारों की, है ना। विचार यानी जो चीज अमेरिका में महत्वपूर्ण है, जो विचार अमेरिका में महत्वपूर्ण है, वो आज अचानक इंडिया में महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इंडियन विचारधारा है वो आसानी से ब्रिटेन में जा रही है, अमेरिका में जा रही है, तो विचारधारा भी बड़ी तेज गति से उसकी आवाजाही हो रही है ना। गतिशीलता आई है, और ये सब आवाजाही क्या है, गतिशील तरीके से हुई है। यानी कि आवाजाही तो पहले भी थी, लोग पहले भी आते थे, पूंजी भी जाती थी, वस्तुएं भी जाती थी, विचार भी जाते थे, लेकिन पहले इतनी तेज गति से नहीं जाते थे। आज बड़ी तेज गति से, बड़ी द्रुत गति से जाते हैं। हम देखते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं टीवी में ऐड आता है, अखबार में ऐड आता है, बहुत सारे लोग विदेशों में पढ़ाई करने इतनी आसानी से जा रहे हैं, विदेशों में नौकरी करने इतनी आसानी से जा रहे हैं, है ना, विदेशों में घूमने इतनी आसानी से जा रहे हैं। आवाजाही बढ़ी है सेवा की, यानी कि एक भारतीय नागरिक आसानी से अमेरिका में नौकरी करता है, दूसरे देशों में नौकरी करता है, तो सेवा की भी आवाजाही बनी है। साथ ही साथ काम को ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी भारत में सस्ता लेबर है तो बहुत सारे काम अमेरिकी कंपनियां भारत में करवा रही है ना। तो ये सेवा की आवाजाही भी इस सब में बड़ी है। और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, इस सब को नाम दिया गया है वैश्वीकरण। भौगोलिक दूरी का ज्यादा महत्व जो था उसका समाप्त होना, भौगोलिक दूरी आज के दिन लोगों की, पूंजी की, वस्तुओं की, सेवा की, विचार की, संस्कृतियों की आवाजाही में बाधक नहीं है। आज दुनिया एकल समाज के रूप में बदल रही है, यानी कि पूरा विश्व एक समाज में परिवर्तित होता जा रहा है। जो विविधतापूर्ण समाज था, वही संगीत आपको अमेरिका में मिलेगा, वही संगीत आपको इंडिया में मिलेगा, वही भोजन आपको चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, वही फूड आपको इंडिया में भी आसानी से मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, चाइना में मिलेगा। वही इंडियन डिशेस आपको अमेरिका में मिलेगी, सब जगह मिलेगी। यानी कि दुनिया एकल समाज के रूप में बदलती जा रही है। अलग अलग संस्कृतियों का एकीकरण होता जा रहा है, विचारों का एकीकरण होता जा रहा है। इस सब को नाम दिया गया है वैश्वीकरण। अब बात करते हैं वैश्वीकरण का कारण। देखो वो कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो वैश्वीकरण को इतनी तेज गति से बढ़ाया है। तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी वैश्वीकरण में, एक तो आवागमन और एक है गतिशीलता, यानी फास्ट गति से, तेज गति से। तो किन चीजों ने इसको बढ़ाया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है इसमें सूचना और संचार क्रांति। सबसे महत्वपूर्ण है। सूचना और यस, ये श्योर नगर पालिका इलेक्शन के रिजल्ट का था, कोई बात नहीं। सूचना और संचार क्रांति इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संचार क्रांति की वजह से आवागमन सुगम हुआ है। प्लेन्स, हवाई जहाज, हमारे जो जहाज है, ईमेल है, उनके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है, इंटरनेट जो है, उसके माध्यम से विचार, लोगों की, पूंजी की, वस्तुओं की, सेवा की आवाजाही आसान हो गई है ना।
आज ये अमेरिका में किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना हो इंडिया से आप 1 मिनट में कर सकते हैं। वस्तुओं की आवाजाही फास्ट हो गई है, प्लेन सर्विसेज जो शिप सर्विसेज है वो इतनी फास्ट हो गई है। विचार विचार तो आज इंटरनेट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप 1 सेकंड में इधर से उधर भेज सकते हो। सेवाओं की आवाजाही, आसानी से अमेरिकी कंपनियां अपना ऑर्डर इंडिया ट्रांसफर कर सकती है, इंडियन कंपनी अपना ऑर्डर अमेरिका में ट्रांसफर कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, संचार क्रांति इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक रही है। संचार क्रांति की वजह से लोगों की, पूंजी की, वस्तुओं की, विचार की, सेवा की बड़ी आसानी से आवाजाही हो पा रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझसे जुड़े रहिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं जो मॉडल पेपर है उसको लिखने का तरीका आपके साथ शेयर करूं, तो बिल्कुल आप भी कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसा है तो जल्द ही मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।